हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि कोरोना मरीजों का इलाज होगा सस्ता। अब ये क्यों होगा? क्योंकि सरकार ने जीएसटी दरों में छूट दी है और कुछ पर जीएसटी नहीं लगाया है। वैक्सीन पर भले लगाया गया है, लेकिन जो उपकरण होते हैं, 4 तरीके के पॉइंट इसमें दिए गए हैं जिसको जीएसटी से या तो कम किया गया है या फिर मुक्त कर दिया गया है। तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं कि सरकार ने कोरोना इलाज से जुड़ी 17 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कम कर दिया है। इनमें 4 श्रेणी की वस्तुएं शामिल हैं। पहली श्रेणी में कोरोना इलाज से जुड़ी दवाएं, दूसरी श्रेणी में ऑक्सीजन व ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण, तीसरे में टेस्टिंग किट व चौथे श्रेणी में कोरोना राहत से जुड़ी अन्य वस्तुएं शामिल हैं। केंद्र सरकार की नई वैक्सीन नीति की वजह से वैक्सीन पर लगने वाले 5% जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएसटी टर्म आपको बार बार सुनाई दे रहा है, जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, यानी और हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में ये 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करता है और एक सकल बाजार का निर्माण करता है। जीएसटी के तहत केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगेगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा। यानी कि जीएसटी का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, टैक्स आपको लगेगा। लेकिन पहले जो कई राज्यों द्वारा अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, अब उसको केंद्रित कर दिया गया है और उसको सिर्फ एक टैक्स कर दिया गया। एक देश एक टैक्स के तहत जीएसटी कर दिया गया है। जीएसटी का उद्देश्य राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। जीएसटी 4 प्रकार की होती हैं, ये जान लीजिए। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है केंद्र के हिस्से का टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी यानी कि राज्य के हिस्से का टैक्स। फिर है यूजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स। और चौथा है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब केंद्र और राज्य दोनों के हिस्सों का टैक्स। संविधान के 122वें संशोधन कानून विधेयक पारित होने के बाद जीएसटी बना और वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमण इसके अध्यक्ष हैं। जीएसटी के तहत जो कर और सेवाएं हैं पर जो माल और सेवाएं हैं उस पर 0%, 5%, उसके बाद 12%, फिर 18% और 28% तक कर लगाया जा सकता है। आगे न्यूज़ में बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो 44वीं बैठक थी जीएसटी की, उसमें काउंसिल की बैठक थी, उसमें यह फैसला लिया गया है किसी भी वस्तु पर जीएसटी की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं। जीएसटी की घटी हुई दरें आगामी 30 सितंबर तक मान्य होंगी। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसमें इधर टैक्स दरों की जो कटौती या बढ़ोतरी की गई है वो दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद एक न्यूज़ है कि चौथे चरण के टीकाकरण के लिए झोंकी गई है ताकत। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि विश्व योग दिवस 21 जून से भारत में टीकाकरण एक नए तरीके से शुरू किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि 18 से ऊपर उम्र के लोगों को इसमें फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अभी तक जो कंपनियां थी उससे केंद्र सरकार 50% वैक्सीन खरीदती थी, राज्य सरकारें 25% खरीदती थी और प्राइवेट हॉस्पिटल 25% खरीदते थे। यानी इस 25% को राज्यों वाले 25% को राज्यों को पैसा देना पड़ता था। लेकिन केंद्र सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि इस 25% को भी केंद्र सरकार खरीदेगा। यानी केंद्र सरकार की खरीदारी हो गई 75%, इसलिए ये मुफ्त मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है G7 सैकड़ों लाख करोड़ खर्च कर रोकेगा चीन को।
देखिए, दुनिया के सबसे संपन्न 7 देशों के शिखर सम्मेलन में शनिवार को चीन मुख्य मुद्दा रहा। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में G7 देशों ने आक्रामक ढंग से फैसले लिए। चीन के वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR अभियान के जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर बुनियादी सुविधाओं के विकास का नया अभियान शुरू करेंगे। इस अभियान में सैकड़ों अरब डॉलर यानी कि सैकड़ों लाख करोड़ रुपए की परियोजना होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 देशों के अन्य नेताओं के अनुसार परियोजना का नाम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड होगा। फिर से सुन लीजिए, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड होगा यानी कि B3W। व्हाइट हाउस कार्यालय के अनुसार विकासशील देशों में 2035 तक $40 ट्रिलियन की रकम खर्च की जाएगी। हमारा चीन के साथ टकराव नहीं है, हम अपने मूल्यों, गुणवत्ता और कारोबार के तरीके को लेकर आगे बढ़ेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में OBOR शुरू किया था। 100 से ज़्यादा देशों ने चीन के साथ समझौता कर रखा है। G7 के जो सम्मेलन हो रहा है उसमें चीन में व्यापक बंधुआ मजदूरी प्रथा पर भी कड़े फैसले लेने की सहमति बनी है। सबसे पहले इसमें देखिए 2 पॉइंट अब आ रहे हैं, एक तो G7 और उसके बाद ये OBOR क्या है। तो सबसे पहले हम G7 के बारे में जानते हैं कि G7 क्या है। देखिए, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। हर एक सदस्य बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करता है, यानी वहां सम्मेलन होता है। इस बार ब्रिटेन का नंबर है। अब यहाँ पर हमें एक टर्म देखने को मिल रहा है OBOR। ये OBOR को हम देखते हैं क्या है। OBOR जिसे बोला जाता है वन बेल्ट वन रोड, इसे न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि OBOR प्रोजेक्ट को एशिया अफ्रीका को जोड़ने वाली प्राचीन सिल्क रोड के तर्ज पर ही बनाए जाने की बात कही जा रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों को सड़क और समुद्री रास्ते से जोड़ना है और OBOR की शुरुआत 2013 में चीन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि UN में भारत बोला दुनिया को और मूर्ख नहीं बना सकता पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर R मधुसूदन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान इस तरह की नौटंकी में जिस तरह लगातार शामिल रहा है वह मंच की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस तरह से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर भारतीय संसद ने जो फैसला लिया है वह भारत का आंतरिक मामला है। सबसे पहले अब यहाँ पर हमें मिल रहा है UN या UNO कह सकते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना है। 193 देश हैं इसमें वर्तमान में और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतरेस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब भारत इसका सदस्य कब बना? भारत इसका सदस्य इसकी स्थापना के समय ही 24 अक्टूबर 1945 को बन गया था, क्योंकि भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। UNO के कितने अंग होते हैं? आप कह सकते हैं UNO के लगभग 6 अंग होते हैं। पहला है महासभा। महासभा मतलब जनरल असेंबली। फिर है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। फिर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर है न्याय परिषद यानी कि ट्रस्टशिप काउंसिल। उसके बाद है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। ये UNO के प्रकार हैं आप या अंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि टीवी चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी IT नियम के दायरे में अब आएंगे। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों और अखबारों के डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को नए IT नियमों के दायरे से बाहर रखने से इनकार कर दिया है। सरकार ने इनसे IT नियम 2021 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए
तत्काल कदम उठाने को कहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया संगठनों की वेबसाइट को कानून के दायरे में लाने का औचित्य तर्कपूर्ण है। मंत्रालय ने डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट या ओटीटी प्लेटफॉर्म और एसोसिएशन ऑफ डिजिटल इंडिया पब्लिशर को दिए स्पष्टीकरण में यह बात कही है। मंत्रालय ने कहा कि कानून में किसी तरह के अपवाद को शामिल करना वैसे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर के साथ भेदभाव होगा जो पारंपरिक टीवी या प्रिंट मीडिया से नहीं जुड़े हैं। मतलब जो नया आईटी कानून है उसमें ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम सभी को इसमें नियम मानने के लिए बाध्य किया गया है। उसमें अब टीवी चैनल और जो न्यूज़ चैनल होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको अब ये नियम पालन करने होंगे। वन अर्थ वन हेल्थ से ही भला। दुनिया के सबसे विकासशील 7 लोकतांत्रिक देशों की शिखर बैठक G7 की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया। पिछले 2 दिन से चल रही इस शिखर बैठक में कोरोना महामारी से बचाव के उपायों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के सामूहिक उपायों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में दुनिया के हर नागरिक के लिए एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होने की बात सामने रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ सेक्टर में दुनिया के तमाम देशों के बीच भेदभाव मिटाने की तरफ इशारा किया है, जिसका कुछ दूसरे वैश्विक नेताओं ने स्वागत किया है। वन अर्थ वन हेल्थ के उनके नारे का जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने समर्थन किया है। ब्रिटेन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान की सरकारों के प्रमुखों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का खास इंतजाम किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने की तैयारी, अगले सप्ताह फैसला संभव। आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगड़ रहा है और खाद्य तेलों की महंगाई को थामने के लिए जल्द ही कुछ पुख्ता उपाय किए जाने की संभावना है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए गठित मंत्री समूह की प्रस्तावित बैठक में अगले सप्ताह कोई फैसला हो सकता है। संभावित उपायों में खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती ही सबसे सहज और स्वाभाविक विकल्प बची है जिस पर विचार किया जा सकता है। इन्हीं अटकलों को देखते हुए घरेलू खाद्य तेल बाजार में हलचल भी शुरू हो गई है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के मूल्य में तेजी का असर तो घरेलू बाजार पर पड़ा ही है। रबी सीजन में तिलहन फसलों की पैदावार भी प्रभावित हुई है। जून 2020 में जिस सरसों तेल का मूल्य 120 रुपए किलो था, वही वर्तमान में 170 रुपए से कहीं ज़्यादा हो गया है। सोया तेल का मूल्य 100 रुपए से बढ़कर 160 रुपए और पामोलिव ऑयल 85 रुपए से बढ़कर 140 रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय बाजार में वर्तमान में सालाना 2.5 करोड़ टन खाद्यान्न तेलों की जरूरत होती है, जिसमें से 1.50 करोड़ टन से ज़्यादा का आयात करना पड़ता है। देश में 45 लाख टन सोयाबीन तेल, 75 लाख टन पाम ऑयल और 25 लाख टन सूरजमुखी तेल तथा 5 लाख टन अन्य तेलों का आयात किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एनपीए खातों से कर्ज वसूली में इसलिए आती है बाधा। किसी भी कर्ज खाते के एनपीए होने की स्थिति में कर्ज की वसूली सरफेसी कानून के प्रावधानों के तहत बंधक संपत्ति बेचकर की जाती है, लेकिन बंधक संपत्ति को उसके उचित बाजार भाव से न बेच पाने के कारण हुए नुकसान से बैंकों को लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका असर उनकी बैलेंस शीट और आर्थिक स्थिति और प्रकारांतर से देश के अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट दिखता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 बातें दिख रही हैं। पहला है एनपीए और दूसरा है सरफेसी कानून यानी सरफेसी एक्ट। दोनों के बारे में हम जानते हैं। एनपीए जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, और ये जो लोग लोन लेते हैं और 3 महीने तक ईएमआई नहीं दे पाते हैं, यानी कि 3 महीने तक अगर बैंक के पास उनका पैसा ब्याज के साथ ईएमआई के तौर पर नहीं पहुंचता है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया जाता है, यानी कि वो पैसा डूब गया, ये माना जाता है। तो ये होता है एनपीए। दूसरा है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड
इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002। सरफेसी अधिनियम बैंकों को बकाया राशि की वसूली के लिए चूककर्ता या उधारकर्ता की गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों या प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने और नीलामी करने का अधिकार देता है। यानी कि जो चीज गिरवी रखी जाती है, अगर पैसा वापस नहीं आता है तो जो गिरवी रखा गया है उसको बेचना ही जो अधिकार देता है बेचने का, उसे ही सरफेसी एक्ट कहते हैं। वास्तव में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, देखिए यहां पर लिखा गया है 1882 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार जब किसी संपत्ति की खरीद फरोख्त होती है तो संपत्ति के ट्रांसफर के समय से पहले की देनदारी की जिम्मेदारियां विक्रेता की हैं और उसके बाद खरीदार की होती हैं। लेकिन बैंक संपत्तियों को बेचते समय संपत्ति से संबंधित किसी भी देनदारी के बारे में अनभिज्ञता दर्शाते हुए कुछ भी नहीं बताते हैं। दूसरी तरफ बैंक कर्ज स्वीकृत करते समय बंधक रखी जाने वाली संपत्ति से संबंधित देनदारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोन वापस नहीं आता है, यानी कि ब्याज के साथ पैसा वापस नहीं आता है, तो वो एड पेपर में दे देते हैं कि ये संपत्ति गिरवी रखी संपत्ति बेची जाती है। हालांकि इस पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है और बैंक उसको अपने अंडर में लिए बिना ही उसकी सूचना पेपर में दे देता है। उसके बाद क्या होता है, जिसने कर्ज ले रखा होता है वो वापस से बैंक पर केस कर देता है कि जब आपने इसको अपने अंडर में लिया नहीं, अभी तक वो मेरे ही अंडर में है, तो आपने इसका प्रचार या फिर कह सकते हैं इस ऐड इसका कैसे दे दिया कि ये संपत्ति बिकाऊ है। तो इस तरीके से जो कई संपत्तियां हैं वो एनपीए बन जाती हैं और सरकार को, बैंक को घाटा होता है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की कमजोर कड़ी। इसमें जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती जा रही है, अभी हाल ही में जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीब माने जाते थे। तो ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के संजय गुप्ता ने। कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने आखिरकार भाजपा का दामन थामे लिया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता की पहचान रखने वाले नेताओं में ये गिने जाते थे। जितिन मनमोहन सरकार में मंत्री पद पर रहे थे और राहुल गांधी के करीबी समझे जाते थे। उनकी गिनती ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट एवं मिलिंद देवरा के साथ होती थी। पिछले वर्ष सिंधिया भाजपा में आए और अब जितिन प्रसाद ने भी उनकी राह पकड़ ली है। उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं एक अरसे से चल रही थीं। सचिन पायलट के बारे में भी समय समय पर यह कहा जाता है कि वह भाजपा के साथ जा सकते हैं। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर गांधी परिवार की तरफ से तो कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन वीरप्पा मोइली, मल्लिकार्जुन खड़गे और कपिल सिब्बल आदि ने अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कुल मिलाकर जितिन को एक नाकाम नेता बताया। वह बंगाल के प्रभारी थे और वह कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिला पाए, लेकिन इसके लिए केवल उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह कहना सही नहीं होगा कि बंगाल में वाम दलों से मिलकर चुनाव लड़ने और मौलाना अब्बास सिद्दीकी से तालमेल करने के पीछे जितिन थे। यह सब तो शीर्ष स्तर पर तय हुआ होगा। यह भी ध्यान रहे कि राहुल गांधी बंगाल प्रचार करने तब गए जब कई चरणों का मतदान हो चुका था। जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने के बाद कपिल सिब्बल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस में बदलाव की बात कही है। ऐसा पहली बार नहीं कहा जा रहा है, लेकिन किसी तरह का बदलाव होता हुआ दिख नहीं रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। माना गया था कि जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन यह इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है और दूसरी ओर राहुल पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं। लगता है कि गांधी परिवार को यह व्यवस्था रास नहीं आ रही। जो भी हो, जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना राहुल गांधी की सबसे बड़ी विफलता दिख रही है। जितिन प्रसाद के भाजपा में जाने और मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में लौट जाने से भारतीय राजनीति का आयाराम गयाराम चरित्र फिर से उजागर हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि नेताओं के लिए विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। राजनीतिक दलों में आवाजाही के पीछे एक बड़ी वजह दलों के आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। नेता अक्सर ऊपर से थोप दिए जाते हैं। नेताओं के चयन में चुनाव प्रक्रिया का सहारा मुश्किल से ही लिया जाता है और यदि कभी लिया भी जाता है तो दिखावे के तौर पर। जब तक यह स्थिति रहेगी, नेताओं के पाला बदल पर रोक लगने
वाली नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल, तबादलों और सिफारिशों का मौसम। ये एक हास्य व्यंग वाला आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 370 की बहाली का सपना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहकर न केवल अपने बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी करने का काम किया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। इससे भी खराब बात यह रही कि उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफॉर्म क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही। एक तरफ से उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान कहना चाहता आ रहा है। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारण उन पर यह आरोप लगता है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोशिश की वह लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर केवल दुख करार दिया है, बल्कि सत्ता में आने पर उसकी बहाली की भी आस जगाई है। क्या उनके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाए? यदि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा कि 370 के बारे में जो विचार दिग्विजय सिंह के हैं वही कांग्रेस के भी हैं। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था और उसने इसके बावजूद इस फैसले के लिए मोदी सरकार की संसद के भीतर बाहर आलोचना की थी कि कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग लाइन लिखी थी। तो ये आज का यानी 13 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।